मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेडियो सरगम पर आमने सामने स्वाति के साथ, जिसे आप तक ला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेडियो सरगम के साथ में आप शामिल हैं। रेडियो सरगम पर हर बृहस्पतिवार को रात 7:30 बजे से आमने सामने प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आते हैं। और आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ऑनरेबल प्रोफेसर विमान प्रसाद जी। थैंक यू प्रोफेसर प्रसाद फॉर योर टाइम, और आपका तहे दिल से हम स्वागत कर रहे हैं रेडियो सरगम आमने सामने में। नमस्ते आपको। नमस्ते, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते स्वाति जी। तो आज हम बातें करने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान पर, जिसको लेकर जो पब्लिक कंसल्टेशंस है ये भी शुरू हो गए हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ और बातें करें, आप हमें संक्षिप्त में बताएं कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान है क्या। तो सबसे पहले मैं वहां से शुरू करना चाहता हूँ स्वाति जी। जब हम सरकार में पिछले वर्ष आए थे तो जो पहले प्लान बना हुआ था उसका निरीक्षण हमने बहुत ही बारीकी से किया, और सभी अलग अलग विभागों की निरीक्षण करने के बाद, जैसे हमारा कर्ज कितना है, हमारा आमदनी क्या है, किस तरह से देश की जो आर्थिक स्थिति है इसको हम आगे ले जा सकते हैं जी। इस सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि जो प्लान पहले था वो से काम नहीं चलेगा। और बजट में हमने ये घोषणा की थी कि हम एक नई राष्ट्रीय प्लान की आयोजना करेंगे, बनाएंगे, और उसी पर आधारित ये जो काम अभी हो रहा है 3 वर्षों का, 5 वर्षों का और 20 वर्षों का, ताकि 2044 तक देश कैसा होना चाहिए, किस मोड़ पर जाना चाहिए, अभी हमें क्या करना है 3 वर्षों में, 5 वर्षों में, और कैसे जो फाउंडेशन है उसको हम सही रूप से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि कोई भी सरकार हमारे बाद 4 वर्षों के बाद या 8 वर्षों के बाद कोई भी अन्य सरकार अगर आता है तो देश की जो दिशा है वो चलता रहे। इसीलिए इस नई प्लान की जो तैयारी है वो हम कर रहे हैं, और बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जी। तो जैसे कि आपने कहा है कि 3 ईयर, 5 ईयर, 20 ईयर जो डेवलपमेंट प्लान है ये आप तैयार कर रहे हैं, और हर एक टर्म की समाप्ति पर आप अचीव क्या करना चाहते हैं? बहुत ही अच्छी सवाल है, क्योंकि जो 3 वर्षों का जो हमारा योजना है वो इसलिए हम 3 वर्ष की हैं क्योंकि कुछ ऐसे जो अलग अलग जगह है, अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, लोगों की सुविधाएं की बात है, ये इसमें कई ऐसे जगह पर हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से इसमें कुछ नहीं हुआ। जैसे स्वास्थ्य में हेल्थ सेंटर, CWM हॉस्पिटल, पानी, बत्ती, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की जो हालत थी, तो इसमें हमें तुरंत काम करना है। और जो 3 वर्षों का प्लान होगा उसमें हम बिल्कुल सही रूप से और डिटेल में ये निर्धारित करेंगे कि ये 3 साल में इसका टारगेट हम कर रहे हैं, इसको हम कैसे बजट में लाएंगे और इसको हम कैसे अचीव करेंगे। स्पेसिफिक चीज होगा ताकि जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, मंत्री हैं, उनके कर्मचारी हैं, वो प्लान 3 ईयर का देखकर उनको लगे कि ये हमें अचीव करना है, और पूरे देश को ये पता रहेगा कि सरकार ने ये प्लान बनाया, ये योजना बनाया, और 3 वर्षों में ये जो तुरंत होना चाहिए वो होगा। तो इसीलिए 3, और कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो हम जानते हैं कि कल हम नहीं कर पाएंगे, 2 साल में नहीं कर पाएंगे, 3 में भी नहीं कर पाएंगे, जो समय लगेगा। अगर बड़ा रास्ता बनाना है, बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, पोर्ट बनाना है, तो ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है ये समय लगता है। तो इसीलिए 5 वर्ष है, और फिर जो स्टेजेस है 20 वर्षों का। तो इसीलिए इसको हम अलग विभाग में बांटे हैं। और सबसे जो विशेष बात इस प्लान को बनाने की है स्वाति जी, ये है कि इसमें लोगों की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। तो पहला जो स्टेज था उस पर हमने जो आंकड़ा है, जो अध्ययन है, जो निरीक्षण है, देश की स्थिति क्या है, उसको हमने किया।
बजट में भी किया, फिस्कल रिव्यू कमेटी हमने अपॉइंट किया, इकोनॉमिक समिट किया। तो इन सब विचारों को हमने इकट्ठा करके और बजट बनाया। बजट के अलावा अब इस प्लेन में आ रहा है। तो इसीलिए सभी मिनिस्टर, राष्ट्रपति के दफ्तर से लेकर मिलिट्री, पुलिस, जितने भी मिनिस्ट्री हैं, इनसे हमारी बातचीत हो गई। जो हमारे लोग प्लान बना रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का एक कंसल्टेंट भी है, वो भी हमें मदद कर रहा है। तो इनसे हो गया। अब हम जा रहे हैं लोगों के पास। और मैं लंबासा में आज था, 2 जगह में गया। अच्छा जी, आज भी था। हाँ, आज मैं था। मैं गया था, वो 3 स्कूलों की ओपनिंग थी, उसको करने के बाद तो आज एक दिन मैंने निकाला कि मैं देखूं कि लोग की प्रतिक्रिया क्या है। और 2 जगह पर था जी। एक बतीरी विलेज में था और एक रकेती जी। और दोनों जगह पर इतनी सुंदर ढंग से लोग अपने विचारों को दे रहे थे, खुले आम, बिना डर के। उनको लगता नहीं था कि कहीं पर उनको किस बात पर हिचकिचाना पड़े। ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ही सुंदर ढंग से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के पास अच्छे अच्छे विचार हैं। बिल्कुल। उनको पता है, जो वहां रहते हैं, बत्ती, पानी हो, रास्ते की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। तो जो हमारे स्टाफ थे, कुछ तो कभी गए नहीं थे, उनको भी लगता जैसे दफ्तर में से निकले नहीं थे। एक स्टाफ ने मुझे बताया कि सर, मैं पहली बार बनवा लेबू आया हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है, उनको भी अब पता चल रहा है, लोगों को सुन रहे हैं जो प्लान बना रहे हैं। तो इससे ये होगा कि स्टाफ जो सिविल सर्वेंट्स है, उनको पता रहेगा कि क्या क्यों जल्द करना है, सही रूप से करना है, ताकि लोगों की जो समस्या है वो सही रूप से सुलझाया जा सके। तो आप हमें बताएं कि आपकी नज़र में वो कौन सा सेक्टर है, वो कौन सा विभाग है जिसमें सुधार या फिर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है? अब देखिए स्वाति जी, बजट में हमने क्या किया। तो बजट बनाने से पहले हमने इकोनॉमिक समिट किया, लोगों से कंसल्ट किया, सभी कुछ। तो 2-3 विषय बहुत सही रूप से आया। पहला, स्वास्थ्य सेवाएं, जो फैसिलिटीज है, चाहे हेल्थ सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, दवाई की समस्या हो, मशीन की समस्या, एक्सरे या सीटी स्कैन, इन सब की जो अलग अलग विषय थी वो हमें मिला। तो बजट में हमने सबसे बड़ा $53 मिलियन से हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाया। और मैं बताऊं, सभी जगह पर सभी कुछ अभी नहीं कंप्लीट हुआ। CWM की समस्या है, हेल्थ सेंटर जगह जगह पर हम बना रहे हैं। अभी आप नसूरी जाओगे, आप देखोगे कि वहां पर हेल्थ सेंटर बन रहा है। रकेती में बन गया, कोरबो में बन गया, कंदाबू में बन रहा है। जगह जगह पर ये सब जो सुधार हो रहा है। मैं नानी में था कुछ दिन पहले, तो वहां पर लोगों ने बताया कि जो बायोकेमिस्ट्री मशीन है, जो ब्लड टेस्ट वगैरह, 500,000 उसका दाम था, बहुत दिनों से नहीं था। वो अब वहाँ स्टेब्लिश हो गया, उसको खरीद कर लगा दिया गया। सुबह अगर लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, शाम को रिजल्ट मिल जाता है। पहले 2-3-4 दिन वहां से लुटोका भेजना पड़ता था। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है जो जहां पर बहुत पैसे की बात नहीं है, काम करने की बात है। तो स्वास्थ्य की जो हमारी प्रायोरिटी थी, उसको हमने रखा। दूसरा, एजुकेशन। हमें पता चल रहा था कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बहुत रिफॉर्म पहले हुआ, इधर से उधर हुआ, तो उसको भी हम एक रूप से सही तरीके से उसको देख रहे हैं। तो जैसे हम सरकार में आए, हमें पता था कि हमारे जो लोग हैं चुनौतियों से गुजर रहे हैं। कोविड के बाद कुछ की आमदनी कम हुई, कि नौकरी गई, ये सब हो रहा था उस समय। तो तुरंत हमने जो $50 मिलियन है उसको निकाला और $200 सभी बच्चों को स्कूल खुलने से पहले 200,000 बच्चों को फीजी भर में, जिनके माँ बाप की आमदनी 50,000 से कम है, उसको हमने $200 दिया। उसको फिर से हमने इस वर्ष दिया और अगले वर्ष भी रहेगा। उसके अलावा हम देख रहे थे कि जो टेल्स लोन स्कीम था, बहुत लोगों ने उसमें स्कॉलरशिप कम था। हर वर्ष 800 या 1,000 बच्चों को केवल स्कॉलरशिप मिलता था और सभी का कर्ज ऊपर जा रहा था। $650 मिलियन का कर्ज लगभग 50 और 3 परिवारों के कंधे पर लदा हुआ था। बच्चे जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जो कम आमदनी वाले बच्चे हैं, जो देहात से आते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, 280 मार्क है, 300 मार्क भी है,
तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। वो कर्ज लेकर 3 वर्ष की कोर्स है या 4 वर्ष की 30,000 या 40,000 कर्ज उनके ऊपर जिस दिन ग्रेजुएट होते वो लग जाता था। तो उसको हमने हटा दिया। उसका मतलब ये होता है कि वो जो आमदनी उनको कर्ज भरने में था वो अब उनके पास है। अपने माँ बाप परिवार अपने लिए जो घर द्वार है उस पर सोच सकते हैं। और उसके जगह पर हमने एक अच्छी स्कीम लाई है स्कॉलरशिप जो मेरिट बेस्ड है कि जी जातीय आधार पर नहीं है। ये लोग जो बकवास कर रहे थे कि जातीय आधार पर स्कॉलरशिप होगा ये होगा, कुछ नहीं है। जितने बच्चे, और मैं टेल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे बता रहे हैं कि पहले से ज्यादा बच्चे जो हाई स्कूल से निकल कर आए हैं वो इस बार अप्लाई किए और सभी को मिल रहा है। तो अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मार्क है, तो उसको डॉक्टर की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, अगर जिसकी मार्क नहीं है, मैकेनिक बनना चाहता है, प्लम्बर बनना चाहता है, तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग था, इधर से उधर हुआ था, उसको हमने बारीकी से, तो पूरे एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, स्कूल है, बच्चे हैं, ये सब प्रायोरिटी हमारी थी और हमने बजट में किया और 3 ईयर प्लान में भी करेंगे। अब जैसे सुबह नसोरी एरिया में बहुत लोग, मैं भी एक स्कूल का प्रेसिडेंट था जी। मंत्री बनने से पहले, तमबुआ प्राइमरी, अभी जोगिंदर सिंह प्राइमरी हो गया जी। वहां पर मैं खुद जानता था कि जो स्टाफ स्टूडेंट रेशियो जिसको कहते हैं कि एक टीचर के क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कोई कोई क्लासरूम में 45 से लेकर 50 से ज्यादा लड़के। जो टीचर्स है वो बेचारे क्या करेंगे उतने बच्चों को संभालना, और विशेष करके प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में भी जगह जगह पर पेरेंट्स जिनके बच्चे वो जानते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में आप देखो सुबह नसोरी नाबुआ के बीच में कितने नए स्कूल बना, कितने नए क्लासरूम बना। तो हमारी सरकार की ये नीति, अभी हमारे ऑस्ट्रेलियन सरकार ने हमें मदद किया है और जो 80 और 6 स्कूल है सेंट्रल डिवीजन में, उसका ऑडिट हो रहा है और सरकार ये देखेगी कि कहाँ कहाँ पर हमें किस तरह से बनाना है। तो ऐसे ऐसे जो एजुकेशन प्रायोरिटी है इस पर काम हो रही है और प्लान में इसको हम 3 वर्षों की जो हमारी योजना रहेगी उसमें लाएंगे। फिर जो आगे की है, अभी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, कई तरह की टेक्नोलॉजी, AI भी आ गया, चैट GTP लोग यूज करते हैं। इसका असर भविष्य में कैसे हमारे लोगों पर, हमारे बच्चों पर पड़ेगा, ये सब भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें तैयारियां करना पड़ेगा हमारी पॉलिसी, लॉ, इन सभी से। तो ये भी प्रायोरिटी है। दूसरी तरफ जैसे आपने पूछा कि क्या क्या खास, हम बजट में एग्रीकल्चर, टूरिज्म पर हम केवल निर्भर नहीं हो सकते। हम देखें कोविड में क्या हुआ, टूरिज्म ठीक है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उससे, उस पर निर्भर है एक तरह से, 40% GDP वहां से आ रहा है, लेकिन हमें और जो सेक्टर है उसको, तो एग्रीकल्चर का बजट मैंने बढ़ाया। और शुगर इंडस्ट्री, जहां पर हमने गन्ने की दाम पिछले वर्ष ज्यादा किया, सबसे बड़ी दाम $91.38 पहली बार किसानों को मिला। बाकी जो एग्रीकल्चर है, जहां पर जैसे धान है, कसावा है, डालो है, जिंजा है, इस पर हमने बजट में सब्सिडी मसाला और दवाई पर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को हम ऊपर करें। तो ये केवल 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि सरकार की जो योजनाएं किया। और दूसरी बात ये है स्वाति जी, नेशनल प्लानिंग ऑफिस बिल्कुल खत्म हो गया था। ये इस देश में प्लानिंग का मतलब ही खत्म हो गया था। हम लोग सरकार में आते ही फिर से जो नेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफिस वो स्थापित किए और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेलुएशन ये सब देखेंगे। प्रायोरिटी क्या है, कहाँ पर पहले क्या बनाना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये क्वीन एलिजाबेथ ड्राइव क्यों बनाने की जरूरत थी, 60 मिलियन वहां हम खर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं हम 2-3 हेल्थ सेंटर बनाए, उसमें इंप्रूव करें। CWM की अपग्रेड कितनों दिनों से नहीं हुआ, तो उस पर भी काम हो रही है। और हम देखेंगे कि क्या, अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा किया था, तो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 100 बेड, जमीन की
योजना बन गई है, काम उस पर हो रही। भारत से टेक्निकल टीम आया था। अभी मैं भारत के दौरे पर गया था और भारत के विदेश मंत्री ये आश्वासन दिया कि तुरंत हम उस पर काम करना शुरू करना चाहते हैं। और वो जब बन जाएगा तो जैसे हार्ट है, किडनी है, डायबिटीज है, जो स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है वो होगा। और इधर हमारी योजना CWM कि क्या करेंगे हम, कैसे उसको बनाएंगे, और अगर जरूरत है नए अस्पताल की तो वो भी योजना में आएगा। ये सब मास्टर प्लानिंग के बाद हम देखेंगे। सरकार इस पर बारीकी से निरीक्षण करेगी और निर्धारित करेगी कि क्या हमें करना है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो प्रायोरिटी एरियाज है उसको हमने बजट में और वहां से अब इस प्लान में और कैसे हम करेंगे। हाँ, तो मतलब जो जिन जिन एरियाज में अटेंशन ज्यादा नीडेड है या फिर हाँ। इमीडिएट अटेंशन नीडेड है तो वो 3 प्लान में आपका आता है। और बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, मतलब पब्लिक की जो डिमांड होती है, लोगों की जो मांग होती है, उस पर आप पहले काम कर रहे हैं। सही। और स्वाति जी, जैसे ये तो जैसे बड़ी रूप से, लेकिन जैसे हम आज वहां पर थे, लोगों की छोटी छोटी जरूरतें भी है जी। अब जैसे छोटी सी ड्रेनेज जो है, हाँ। जहां पर लोग किसानी करते हैं, उस पर काम नहीं हुआ। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, इसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन काम हो सकता है। तो ये सब भी हम देखते हैं कि जो तुरंत हो सकता है, लोगों की सुविधाएं जो है। अब जैसे पानी की समस्या सुबनसिरी में बहुत था। जी। मैं ये सही में बता रहा हूँ, बिरिया जो प्रोजेक्ट है वो पिछले सरकार ने शुरू किया था, अच्छा प्रोजेक्ट था। और हमारे आने के बाद उसमें काम चल रहा था, हमने भी बजट में उसकी एलोकेशन किया और वो बिरिया प्रोजेक्ट अब आ गया है। नसोरी इस इलाके में पानी की समस्या मैं जानता हूँ, सकोदा, तमाबुआ इस इलाके में अभी भी समस्या है, हमेशा रहती है। और मुझे विश्वास है कि जब पूरा बिरिया प्रोजेक्ट आ जाएगा तो इन समस्याओं को, तो ऐसे ऐसे जो तुरंत वर्तमान की समस्या है, इस पर भी अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है वो ध्यान दे रहे हैं। और हम ये नेशनल प्लानिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से हम ये देख रहे हैं कि पैसे की पर्याप्त एक्सपेंडिचर हो रहा है, सही रूप से हो रहा है। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का काम होता है। थैंक यू सो मच सर। और लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के उस पर और भी बातें करेंगे और फिर हम आपको मौका भी देंगे, अगर आपके पास में कोई सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप जरूर हमारे पास में कॉल कर सकेंगे थोड़ी देर बाद में। रेडियो सरगम पर आमने सामने स्वाति के साथ, जिसे आप तक ला रहे हैं Ministry of Finance। इस नए साल में पाइए डबल डाटा टेलीकॉम के साथ। सिर्फ रिचार्ज करें $25 का और आपको मिलेगा बढ़िया 614 GB डाटा जो वैलिड है 30 डेज तक। जुड़ जाएं नए एडवेंचर के साथ और नए साल में डबल डाटा का फायदा उठाएं। बिना किसी रुकावट के स्ट्रीमिंग करें सिर्फ टेलीकॉम डबल डाटा के साथ। इमेजिन करें द पॉसिबिलिटी, ना तो कोई बाधाएं, सिर्फ प्योर स्ट्रीमिंग करें। और सबसे खास बात तो ये है कि आप आसानी से माई टेलीकॉम ऐप के जरिए टॉप अप कर सकते हैं। कुछ शर्तें भी है। दुनिया का रिनाउंड ब्रांड पैनासोनिक सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 60 इयर्स और इस खुशी में नरहरि के 60 लकी विनर्स जीत सकेंगे पैनासोनिक प्रोडक्ट्स वर्थ $60,000। प्रोडक्ट्स जैसे टीवीज, ऑडियो सिस्टम्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, किचन अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। 3 months इंटरेस्ट फ्री हायर परचेज सामानों पर 8 हायर परचेज विनर्स जीत सकेंगे अपना परचेज बैग अप टू $3,000 तक। कारपेंटर्स फाइनेंस के साथ हायर परचेज भी उपलब्ध है। पैनासोनिक के 60 ईयर सेलिब्रेशन में शामिल हो जाए। Narhari, quality solutions for your every room। क्या आप स्मार्ट और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं? मेंशन ऑस्ट्रेलिया ब्रांड के कपड़ों में आप सबसे अलग दिखोगे। पाइए मेंस और वुमेन्स के लिए बढ़िया आउटफिट्स जैसे मेंस लॉन्ग एंड शॉर्ट स्लीव बिजनेस शर्ट्स, स्मार्ट और स्टाइलिश मेंस ट्राउजर्स, सुलू, कीवा सिल्क टाइज और भी बहुत कुछ। मेंशन ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्ट्स उपलब्ध है नेशनल यूनिफॉर्म्स में, जो अब स्थित है 49 रातुमारा रोड समम्बोला में, ठीक BST बैंक के सामने। यहाँ पार्किंग की कोई परेशानी नहीं। मेंशन ऑस्ट्रेलिया, द स्मार्ट फिट टू योर डे। रेडियो सरगम, आपका अपना रेडियो स्टेशन। जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल बातचीत से निकाला जा सकता है। जुड़ जाए रेडियो सरगम ऑन एयर और रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर, जहां पर बृहस्पतिवार की रात 7:30 से 8:30 तक आमने सामने प्रोग्राम, जिसमें कई विषयों पर बातचीत की जाएगी। याद रहे, बृहस्पतिवार की रात 7:30 से 8:30 तक रेडियो सरगम ऑन एयर और रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर आमने सामने आप तक ला रहे हैं Ministry of Finance।
रेडियो सरगम पर आमने सामने स्वाति के साथ, जिसे आप तक ला रहे हैं Ministry of Finance. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से रेडियो सरगम पर आमने सामने प्रोग्राम जारी है और रेडियो सरगम स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ऑनरेबल प्रोफेसर बिमान प्रसाद जी। और आज हम बातें कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान पर। तो आपके पास में भी कोई सवाल है अगर इस विषय से संबंधित, तो थोड़ी देर बाद में हम आपको मौका देंगे, आप हमारे पास में कॉल कर सकेंगे। आप अभी से नंबर जो है ये नोट कर सकते हैं 331850 331850 या फिर 331850 और याद दिला दें आपको कि रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर आप लाइव भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं लाइव वीडियो के जरिए इस प्रोग्राम में। और अगर आपके पास में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास भी समय रहा तो ज़रूर आपके जो सवाल है इसके जो जवाब है ये प्रोफेसर प्रसाद जी देंगे, अगर आप समय रहा। वैसे समय तो बहुत कम है, अभी तो आधा घंटा ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है। और प्रोफेसर प्रसाद, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल है, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे समाज में जो लोग हैं, उनके चैलेंजेस क्या कुछ है नहीं, जो वो फेस करते हैं? चैलेंजेस स्वाति जी बहुत है, ये मैं मानता हूँ। और हर समय कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेगा, ये स्वाभाविक है। कोविड से पहले हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो नाजुक थी जी। कोविड जब हुआ तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा 4th लार्जेस्ट कंट्रैक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी फॉर द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड की पूरे दुनिया भर के देशों में से हम 4थे स्थान पर थे, जिस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति में गिरावट हुई थी। 2022 में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, टूरिज्म नंबर्स बढ़े और पूरे यूं कहिए तरीके से रिकवरी हुआ। पिछले वर्ष की जो ग्रोथ था वो 6% शुरू में फोरकास्ट हुआ था, उसके बाद 8 हुआ, फिर 8.2 पर जाकर वो खत्म हुआ। तो बहुत ही अच्छा आर्थिक स्थिति में प्रगति पिछले वर्ष हुआ। इस वर्ष हम देख रहे हैं कि अब पहला जो चुनौती है वो कि हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, माइग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वहां पर लेबर की बहुत कमी थी कोविड के बाद जी। डिमांड बहुत ज्यादा था, तो यहाँ से लोगों को ले जाने की जो योजना है, जिसे जो स्टूडेंट वीजा था, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में ये कर दिया 2022 में। तो लोग कहते हैं पिछले वर्ष केवल लोग गए, 2022 में बहुत ज्यादा लोग गए इमीडिएटली, क्योंकि उसी समय ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लेबर की जरूरत थी। तो एक तरह से वो हमारे आर्थिक स्थिति के लिए चुनौती है और उस पर हम बारीकी से काम कर रहे हैं। 2-3 तरीके से हम काम कर रहे हैं उस पर। एक हम देख रहे हैं कि इमिग्रेशन जो पॉलिसीज है उसका रिव्यू, इमिग्रेशन में जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करे ताकि बाहर से लेबर आ सके, और दूसरी तरफ ट्रेनिंग ज्यादा करे। तो हमने बजट में केवल जो पहले टेक्निकल कॉलेजेस था वो सब ठप हो गया था, उसको पॉलिटेक द्वारा फिर शुरू किया जा रहा है। अलग जो स्कॉलरशिप हमने तैयार किया उसमें टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत नंबर है, और आंकड़ा ये दिखा रही है कि इस बार बहुत बच्चे टेक्निकल साइड जाना चाहते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो इस चुनौती को हम उस तरह से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि महंगाई की जो दर थी पहले से कुछ ज्यादा थी, कुछ जब वेट की बात आई तो 9 से 15% हुआ। हाँ, कुछ चीजों पर दाम ऊपर गया। 15% वेट बहुत ऐसे सर्विसेज पर पहले से ही था, पहले 3 वेट था, 0, 9 और 15। तो उसमें भी धांधली हो रहा था, उसमें भी डिस्टोर्शन था, जो आमदनी सरकार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो रहा था। तो उसको हम सिंपल किए, 0 के और 15। जो बेसिक फूड आइटम्स है उस पर अभी भी 0 है। उस पर हमने 21 आइटम्स पर एक आइटम और जोड़ा, 22, वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और आप उसको ले जाते हो फार्मेसी में, तो अब उस पर बेट आपको नहीं लगता है। इसके अलावा हमने ड्यूटीज कई ऐसे, तो आप देखते हैं कि कहीं पर दाम ऊपर गया, कुछ ऐसे आइटम्स है जहां पर दाम नीचे भी गया।
और बाकी जैसे तेल की दाम है, जो फ्यूल की दाम है, वो यहाँ पर नहीं निर्धारित होती है। बाहर बाहर देशों में क्या होता है, दाम वहाँ कैसे ऊपर नीचे जाती है। तो इन सब को जोड़कर ये नजर आता है कि कभी-कभी दाम ऊपर जा रहा है, कभी नीचे भी आ रहा है। तो ये सब चुनौती है। और लेकिन हमने बजट जब बनाया तो 3 चीज उसमें किया। जी। एक कि आमदनी भी हमें होना चाहिए। लोग अच्छे रास्ते चाहते हैं, बत्ती चाहते हैं, सभी तरह के जो एक्सपेंडिचर है अस्पतालों में, इसकी मरम्मत, ये सब करना, और इसको करने के लिए सरकार के पास आमदनी होना चाहिए। तो आमदनी के लिए हमने टैक्स रिफॉर्म किया, कंपनी टैक्स भी ऊपर किया, 20% से 25% हुआ। अच्छा जी। लेकिन उसके अलावा जो आमदनी हमारी 500 मिलियन या 600 मिलियन जो बढ़ंती हुआ है, वो कहाँ जा रहा है? वो गया एजुकेशन में, वो गया सोशल वेलफेयर में। लोग कहते थे कि नया सरकार आएगा, सोशल वेलफेयर काट देंगे, कम हो जाएगा। कुछ नहीं, उसको हमने बढ़ाया $15 से $25 से। जितने भी सोशल वेलफेयर अलाउंस उसको सब बढ़ाया गया। एग्रीकल्चर में जैसे मैंने कहा, तो हमने देखा कि दोनों तरफ से आमदनी भी आना चाहिए, लेकिन लोगों की जो जरूरतें हैं उसको भी पूर्ति करने की जरूरत है। तो बजट को हमने इस तरह से बैलेंस किया, और ये भी किया कि जो इंसेंटिव से जो आर्थिक बढ़ंती है, उसको उसमें जोर देने के लिए अलग अलग नीतियों को हमने बजट में, और अगले बजट में उसको और हम सुधारेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा, पिछले वर्ष 50 मिलियन हमने अलग किया, फिर उतनी ही अमाउंट इस बजट में अलग किया, और इस वर्ष फिर स्कूल जाने से पहले लगभग 200,000 से ज्यादा बच्चों को $200 मिला। तो ये सब हम इसलिए किए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोग हमारे चुनौतियों से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि नौकरी, हाँ, लोग यहाँ से गए, लेकिन यहाँ भी नौकरी बढ़ा। टूरिज्म इंडस्ट्री में तलब ऊपर गया। अब जैसे फॉर्मल सेक्टर में FNPF डेटा शो कर रही कि 10 से 15% तक जो सैलरीज और वेजेस वो ऊपर गया। तो एक तरह से कुछ ना कुछ बैलेंस हुआ है, लेकिन फिर भी कई ऐसे चुनौती हैं जिस पर सरकार नजर रखी हुई है, और अगले बजट में हम देखेंगे कि क्या क्या और हम कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए, और इस तरह से करेंगे कि ऐसे नहीं हो कि हम कर्ज लेते जाएं और लोगों की जो सुविधाएं है उस पर कुछ नहीं हो। तो इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा जी। और वो कौन सा सेक्टर है जो हाईली कंट्रीब्यूट करता है फिजी के जीडीपी के टुवर्ड्स? टूरिज्म सबसे बड़ा है। अच्छा। ये मानी हुई बात, लेकिन मैंने ये कहा कि टूरिज्म पर हम हर समय निर्भर नहीं रहते, हमें डाइवर्सिफाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि टूरिज्म में भी पूंजी लगाने वाले आ रहे हैं, वहां पर भी हमारा कैपेसिटी लगभग खत्म हो गया। टूरिज्म मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गबोका ये बता रहे हैं कि लगभग 5,000 रूम की जरूरत है, जिस तरह से हमारा नंबर ऊपर गया। तो उसके अलावा हमें एग्रीकल्चर में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो बत्ती, पानी की जो समस्या है, सीवरेज की जो समस्या है, ये बड़ी समस्या है। ये सभी टाउन और सिटीज में है। सुबह में बिरिया प्रोजेक्ट के बाद ये कुछ हल होगा, लेकिन फिर भी जो पाइप्स है, जो लीकेज है, ये बहुत बड़ी है। तो इन सभी को लिए पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी, और कुछ लोगों की अनुमान है कि $800 मिलियन से ज्यादा लगेगा अगर हमें पूरे सीवरेज, जो पुराने पाइप्स हैं, वेस्ट वाटर, इसको अगर हमें सुधारना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ पिछले 10-15 वर्षों में, उसको भी हम देख रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार की जो आमदनी है, जो कर्ज है, कितना कर्ज हमें और लेना पड़ेगा, कैसे हम लेंगे, उसको कैसे भरेंगे, ताकि हमारा जो कर्ज का दर है कंपेयर टू जीडीपी, जैसे देश की जो आमदनी है उसके मिलान में कितना कर्ज है। अब जैसे आप एक घर की बात है, आपकी अगर 80% आपका जो आमदनी है वो कर्ज भरने में चला जाए, तो कैसे चलेगा आपका घर? बिल्कुल। तो ये सब उदाहरण है, और इसीलिए हम बहुत ही सोच समझ कर अच्छी तरह से आमदनी भी सरकार के लिए लाते हैं, लेकिन उसको खर्च करने के लिए सही रूप से, सही जगह पर,
ताकि पैसों की दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल। क्योंकि हमने ये पाया हम्म। कि पैसों का दुरुपयोग बहुत हुआ। जहां पर पैसा जाना चाहिए था वहां नहीं गया। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हम ले जाकर अस्पताल बना दिए 81 में, वहां उतने लोग नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं है, बन गया बिल्डिंग। अगर वही पैसा हम ले जाकर सिंगटोका हॉस्पिटल में लगा देते, वहां पर सब कुछ अपग्रेड कर देते, तो फैसिलिटीज और अच्छा होता। प्रायोरिटी क्या है, तो हम ये भी योजना बनाए कि सरकार की जो आमदनी है उसको अच्छी तरह से बारीकी से निरीक्षण करने के बाद कि कहाँ किस जगह पर किस समय क्या जरूरत है लोगों की, वो प्रायोरिटी हमें देखना पड़ेगा और इसी तरह हम उसको करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो पब्लिक कंसल्टेशंस के दौरान लोगों से बातें होती है तो पता चलता है कि उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वैसे आप जो कदम है ये उठाते हैं और इस तरह से आप काम करना चाहते हैं। तो इस डेवलपमेंट प्लान के लिए, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइनेंसेस है ये कहाँ से आएंगे? बाहर देश से आपको सपोर्ट मिलता है? स्वाति जी, बहुत अच्छी सवाल आपने किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि कॉम्बिनेशन होगा, हम देखेंगे कि कितना आमदनी सरकार का आता है, कैसे उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग करें, जो सोशल वेलफेयर है, जो एजुकेशन है, सभी। अब जैसे पिछले बजट में $200 मिलियन लगभग पूरा हमने अलग किया था मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, चाहे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो, अस्पताल हो, हेल्थ सेंटर हो, स्कूल हो, इसकी मेंटेनेंस करने के लिए $200 मिलियन हमने अलग किया था। तो हम देखेंगे इस वर्ष अगले बजट तक, 1 अगस्त तक कितना खर्च हुआ, कैसे इस पर काम हुआ, तो वहां से फिर हम देखेंगे कि और हमें क्या करना है, और उसी तरह हम निर्धारित करेंगे कि आमदनी हमारा कितना आएगा। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मान लो नया रास्ता बनाना है बनुआ लेबू में, तो हमें अगर और कर्ज लेना है तो हम लेंगे, लेकिन ऐसे लेंगे ताकि जो हमारी आर्थिक स्थिति है अगर वो बढ़ता है और हमारी कर्ज लेने की क्षमता बढ़ता है तो हम ले भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी जो आमदनी है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी फोकस अभी है, हम चाहते हैं कि जो हमारे पूंजी लगाने वाले लोग हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो लोकल इन्वेस्टर्स है, अभी हम देख रहे हैं कि जो लोकल इन्वेस्टर्स वो भी अनाउंस करें। अभी फ्लावर मिल्स ऑफ फिजी पुंजस, हरिपूजा फ्लावर मिल्स जी ने अनाउंस किया कि 250 बेड नए रिसोर्ट बना रहे हैं। ऐसे ऐसे घोषणा हो रही हैं। तो लोग कहते हैं कि, तो एक तरह से लोगों में विश्वास आया है नई सरकार के बाद, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और आप देखते हैं कि लोग खुलेआम बोल सकते हैं, आ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और हम लोगों को बटोरते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि अब जैसे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बिजनेस सेक्टर है, इसीलिए इकोनॉमिक समिट हमने किए थे, इसीलिए प्लान के लिए हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और बजट के लिए अभी हम 2 दिन का कंसल्टेशन करेंगे मार्च में, समिट बाद में करेंगे, कंसल्टेशन पहले करेंगे बजट के लिए। लोगों को हम साथ फिर बटोरेंगे, उनसे कहेंगे कि देखो ये सब पिछले 18 महीनों में हुआ, बजट सरकार क्या किया, उनसे भी हम विचार लेंगे क्या क्या और हमें करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, किस टैक्स को हमें लाना है, किस पर रद्द-बदल करना है, ये सब वहां से विचार मिलेगा। और इनसे बात करने से हमें फायदा होती है, सरकार की फायदा होती है कि हम सही नीतियों को लोगों के समझ ला सकें। रेडियो सरगम आप सुन रहे हैं, और रेडियो सरगम पर आमने सामने मिनिस्ट्री फाइनेंस की ओर से आपके लिए हम ला रहे हैं। अब हम आपको मौका दे रहे हैं, आप हमारे पास में कॉल कर सकते हैं 331850, 331850 या फिर 331850 पर। अगर इस विषय से संबंधित आपके पास में कोई सवाल है तो जरूर आप हमारे पास में कॉल कीजिएगा। और बस थोड़ा सा वक्त हमारे पास में बाकी है, और
आप चाहें तो रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं। लाइव वीडियो के ज़रिए आप अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप अपना जो सवाल है उसके ज़रिए भी हम तक पहुँचा सकते हैं, भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के जो जवाब है, ये आपको मिले। रेडियो सरगम पर अब हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और इस ब्रेक के ठीक बाद आपको मौका देंगे कि आप हमारे पास में कॉल करें। रेडियो सरगम पर आमने सामने स्वाति के साथ, जिसे आप तक ला रहे हैं Ministry of Finance. जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ सरगम, रेडियो सरगम, आपका अपना स्टेशन। इंडिया का क्रीमी ट्रेडिशनल आइसक्रीम अब आपके करीब, यानी यहाँ फिजी में। अब किसी भी समय और कहीं पर भी एंजॉय करें क्रीमी, थिक और रिच स्कूप्स कुल्फी आइसक्रीम। स्कूप्स कुल्फी आइसक्रीम, आपका डेली डिजर्ट। हाँ, मजा ले मिठास से भरी रिच स्कूप्स कुल्फी वनीला आइसक्रीम। हम सबकी पसंद स्कूप्स स्ट्रॉबेरी कुल्फी, लाजवाब स्कूप्स मैंगो फ्लेवर कुल्फी और चॉकलेट में घुली स्कूप्स चॉकलेट कुल्फी आइसक्रीम। आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से प्राप्त करें स्कूप्स कुल्फी आइसक्रीम। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आशु भाई। RB Patel, the Great $2 Sale. Great deals, only $2. इस सप्ताह RB Patel के The Great $2 Sale में है Farmer's Pride baked beans in tomato sauce 400 grams, $2. Natural Goodness whole peel tomatoes 400 grams, $2. Pacific detergent powder 800 grams, $2. याद रहे Farmer's Pride baked beans in tomato sauce 400 grams, $2. Natural Goodness whole peel tomatoes 400 grams, $2. Pacific detergent powder 800 grams, $2. जल्द करें, RB पटेल का The Great $2 Sale जारी है। RB Patel, save money, save time, great range। अपने लिए एक ब्रांड न्यू कार खरीदने का सपना पूरा करें क्रेडिट कॉर्पोरेशन के साथ। पाइए कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स, जल्द क्रेडिट डिसीजंस, 6 सालों का फ्लेक्सिबल लोन टर्म, कम से कम 10% डिपॉजिट करें। गाड़ी खरीदना अब और भी आसान हो गया है क्रेडिट कॉर्पोरेशन के साथ। पीजी केया आपको दे रहे हैं मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर के साथ 12 महीने का फ्री मोटर प्रिविलेज केया। ईमेल करें to us at credit.com.fj पर। Credit Corporation, funding futures, your finance partner for 30 years. रेडियो सरगम पर आमने सामने स्वाति के साथ, जिसे आप तक ला रहे हैं Ministry of Finance. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से आमने सामने ये रेडियो सरगम पर जारी है। फिलहाल 9 मिनट हो रहे हैं रात के 8 बजकर रात 8:30 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा और अब हम आपको मौका दे रहे हैं, आप हमारे पास में कॉल करके शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। याद रहे रेडियो सरगम पर आमने सामने में हमारे मेहमान हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, ऑनरेबल प्रोफेसर विमान प्रसाद जी। स्वागत है आपका रेडियो सरगम पर। हेलो जी। राम राम आपके और विमान प्रसाद की भी। जय श्री सीताराम। किनसे बातें हो रही है? अजय यहाँ शाहबुला से। जी, सवाल क्या है आपका भाई साहब? मैं जानना चाहता कि मसूरी एयरपोर्ट बहुत दिन से बन रहा, अभी कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? बिकॉज सब फ्लाइट में नेंडी से जाना पड़ता है ना, दूर पड़ता है यहाँ से। भाई जी राम राम। और आपने सही सवाल किया, क्योंकि बहुत दिनों से एयरपोर्ट की एक्सटेंशन की योजना बन रही थी, कुछ काम उस पर हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, ये हम 3 विभाग में बांटे हैं। 3 वर्षों में हम क्या करना चाहते हैं, 5 वर्षों में, और फिर उसके बाद जो 20 ईयर प्लान है। तो एयरपोर्ट अपग्रेड इन योजनाओं में शामिल रहेगा और इस पर हम जो और डिटेल्स है, कब कहाँ पर कैसे एयरपोर्ट्स फिजी इस पर बारीकी से देख रही है। अच्छी बात, धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। हेलो जी। हेलो जी, किनसे बातें हो रही है? मिस्टर नारायण। मिस्टर नारायण जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि हम लोग एक गांव में रहता है जहाँ कई नेक्सस रोड जो ने बहुत खराब हालत पे है और कई नेक्सस के पैसा सिर्फ 1 दफे साल में मिले और रास्ता इतना खराब है कि हम लोग के कोई रास्ता नहीं है चावे के, कोई रास्ता स्कूल लड़कन जावी स्कूल भाई। ये किस इलाके में है? उदिवाई नांदी। धन्यवाद भाई जी। ये मुझे मालूम है कि केन एक्सेस रोड की जो समस्या थी, इस पर
बजट में हमने पैसा अलग किया था और कई कई इलाकों पर काम हो रहा है, लेकिन इसका नोट हम कर रहे हैं। और जो शुगर मंत्री है उनसे हम उनको ये इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो शुगर मंत्रालय है इस पर काम कर रही है। तो मैं यही आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि उस उदिवाई की इलाके में हम देखेंगे क्या क्या हुआ। आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। हेलो जी। हेलो जी, किनसे बातें हो रही हैं? शकुंतला जी शकुंतला जी। हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी स्कूल में पढ़ाया जाए है क्लास 4 के ना, तो वो मैथ्स है जो लड़कन करे हैं वो पता नहीं लगे है, बिकॉज जब लड़कन स्टूडेंट लोग से पूछा जाए, बिकॉज बहुत हार्ड पड़ जाए है मजा लोग के ना, सब कोई उतना एजुकेटेड नहीं है और मैथ्स के बारे में उतना जाने भी नहीं है ना। तो वो लोग जब पूछा गए तो लड़कन बताए हैं कि वो क्लास 8 के मैथ्स है। तो मांगे जाने कि क्लास 4 के ये लोग कौन दे हुए हैं, क्लास 4 के लायक है कि सचमुच के क्लास 8 के। और दूसरा क्वेश्चन और रहा कि जो दुकानन में शॉपिंग हम लोग करता है इतना भारी पैसा लगे है, बट हम सोचता है कि कौन रकम से जो गरीब लोग हैं जेकर कमाई भी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ इंक्रीज मिला है, बट ओकर मतलब नहीं कि इंक्रीज मिला तो आदमी लोग के बचाए तो भी चाहिए ना। घर में कोई बीमार पड़े या कुछ चोट घाट लग गए या कुछ तो पैसा ऐसे प्लस हो चाहिए। ये नहीं कि तुम जाए कोई ग्रोसरी में करो तो खरीदे पड़े, जिसके के घर में खाए पिए वो लोग। खाना के चीज बहुत ही महंगा है, तो आई थिंक गवर्नमेंट कुछ करे उस पे, तो कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा रहे तो राइट रहे ना। दो ही चीज के हम जी धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। मैं जो पहला आपका जो विषय था क्लास 4 मैथ्स वर्सेस क्लास 8 मैथ्स, मुझे मालूम नहीं कौन स्कूल बच्चे जा रही है। चली गई बेटा चली गई है लाइन से। वो अच्छा, तो हो सकता है कि क्लास 4 का मैथ्स क्लास 8 तो नहीं हो सकता है, वो क्लास 8 का क्लास 4 नहीं हो सकता है। तो शायद उससे ऐसा लग रहा है कि अभी जो क्लास 4 में पढ़ाया जा रहा है वो क्लास 8 लेवल का है। हाँ, तो देखेंगे क्या हो। उस नंबर आप ले लीजिए, हम उनसे बात कर सकते हैं। जी, आप हमारे पास में अपना जो नंबर है शकुंतला जी आप मैसेज कर सकती हैं 500 पर। देख सकते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। मे बी देयर इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल। जो महंगाई की बात बहन जी ने कहा है, सही बात कहा उन्होंने कि आमदनी होना चाहिए, लेकिन जो खाने पीने की चीज है स्वाति जी, जैसे मैंने पहले कहा कि जो 21 बेसिक फूड आइटम्स है और कुछ तो उस पर 0 वेट है, उसका दाम अगर ऊपर नीचे जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय जो चीज बाहर से आता है उस पर निर्धारित है, उस पर हमने ड्यूटी भी नहीं किया। अब जैसे कुछ चीजों पर जैसे मांस है उस पर ड्यूटी हमने कम किया था, तो आप देखेंगे कि दाम नीचे गया है। और जो जहां पर लगता है कि दाम ऊपर गया है तो उसका भी कारण, जैसे जो 9% वेट था वो 6% से ऊपर गया। जो सुपरमार्केट्स हैं, शुरू में आपको मालूम होगा जब बजट आया तो वहां पर भी लोग कुछ बदमाशी कर रहे थे। तो FCCC और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, FRCSA, ये तीनों संस्थाएं जो है ये मिलकर ये देख रहे थे कि कहां पर कैसे दाम ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि कोविड के समय जो फ्रेट कॉस्ट था बहुत ऊपर चला गया था 3-4 टाइम्स। तो जब वो कॉस्ट नीचे आया तो कई ऐसे बिजनेसेस जो इम्पोर्टर्स है, जो होलसेलर्स है, जो रिटेलर्स है, वो दाम नीचे नहीं किया था। अच्छा जी, ऊपर ही रखा था, उनका कॉस्ट नीचे चला गया लेकिन दाम नीचे नहीं किया था। तो उस पर भी हम देख रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने कुछ सुपरमार्केट में, जैसे चिकन का प्राइस शुरू में आप सुने होंगे उस समय बड़ा हल्ला हुआ था कि दाम ऊपर चला गया। ये बेचने वाले बदमाशी कर रहे थे
तो उस पर भी हमने निरीक्षण, तो ये चलता रहेगा। लेकिन हमारी जो काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फिरका में, FCCC ये देख रहे हैं कि कहाँ पर कैसे लोग झूठ मूठ के दाम ऊपर नहीं कर पा रहे। आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। हेलो जी, हेलो, शायद आप चले गए हैं। आपका स्वागत है। हेलो हेलो, जय श्री सीताराम। किनसे बातें हो रही है? मिस्टर प्रसाद हमारा लंबासा से। जी मिस्टर प्रसाद। और भैया जी के भी राम राम। राम राम भाई जी। हम लंबासा से कॉल करा है, नमारा से। बहुत सोच के बाद हमें एक बात लगे है, सब कोई जाने हैं कि लंबासा सीवरेज स्टेशन यहाँ जो नमारा में है, कौन जगह पे है ना। और संगम कॉलेज सब कोई जाने हैं। हेलो, हाँ बोलिए भाई। संगम कॉलेज के जिन जगह पे गेट लगा है तार, बेल्ट, उसके बगल में एक पाइप फूटा है। करीबन शायद के बाद हमारे जानत में शायद 10 साल हो गई हुई। 10 साल से फूटा, अभी तक बना नहीं बना भैया। हमारे वो पानी कंप्लीट चलते है अभी तक। आज भी वो पानी वहाँ से बहे। जब झूरा पड़ जाए, सब तरफ झूरा हो जाए, वहाँ कंप्लीट पानी वहाँ भरा रहे है। जबकि ओटा अथॉरिटी के सब बड़कवा लोग वही रास्ता से जाए है। सब आदमी बड़ा आवे है जो देखे जाए है, जो वही रास्ता से जाए है। वहाँ कंप्लीट झाटा रहे, पानी भरा रहे भैया हमारे। ठीक है भाई जी, हम कल पता लगाएंगे ओटा अथॉरिटी से कि क्या हो रहा है, क्या सही है, कैसे उसको अगर आप जो जिस तरह से बता रहे हैं अगर वो हो रहा है तो उसको कैसे हम सुधारेंगे। कल ओटा अथॉरिटी से हम बात करेंगे। अच्छा बात है। दूसरा बात हमारी है हमारे भैया कि वहीं से थोड़ा से बगल में हम लोग रही थे, और हम लोग के यहाँ ड्रेनेज के बहुत भारी प्रॉब्लम है। रास्ता हम लोग पैसा लगाए के अपन जेब से रास्ता बनावा जाए, लेकिन मोड़ी नहीं है। थोड़ा से बरखा में बहुत भारी पानी भर जाए, रास्ता हो जाए बर्बाद, हम लोग का पैसा बर्बाद हो जाए यार। बहुत भारी दुख हम लोग यहाँ उठाई थे। हम लोग के घर, हम जम जगह पे हम है, हमारे घर के आगे एक मोड़ी है, हमारे घर से पीछे एक मोड़ी है। बहुत दुख है भैया, दोनों तरफ पानी भरा रहे, कोई साइड पानी निकले नहीं है। उसके कौन आइडिया हम लोग करी, कोई रास्ता हम लोग के पास नहीं है। मोड़ी खुला, उतना पैसा नहीं हम लोग के पास। अच्छा ठीक है भाई जी। जैसे मैंने कहा, कल हमारे जो स्टाफ है ये सुन रहे हैं आपका बात, और कल हम ओटा अथॉरिटी और जो ड्रेनेज वाली विषय है पता लगाएंगे कि कैसे उस पर काम हो सकता है, उसमें सुधार हो सकता है। धन्यवाद। पिछले सरकार जो थी वो आए के यहाँ कुछ फोटो उतारी से देखी से बताई जरा कि बोले हम लोग ऐसे कर दे वैसे कर दे, नहीं भाई अभी तक हमारे भैया। ठीक है, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि कल ही हो जाएगा, लेकिन आपका जो समस्या है उसको हम पता लगाएंगे कैसे उसको हम सुधार सकते हैं। अच्छा, कितना आश्वासन दिया भैया, हमारे बहुत धन्यवाद यार। धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। स्वागत है आपका रेडियो सरगम पर। हेलो जी। हेलो, हम मिसेस सिंह है समाबोला से। जी मिसेस सिंह। और हम मनता खाली इतना बताए मिस्टर प्रसाद के कि अगर ये हो सके तो, बिकॉज हमारे घर के आगे लैंडस्लाइड हुए 2 महीना हो गए, और अथॉरिटीज लोग आए कि उन खानी रास्ता पे से महिला सफा करी। वो रास्ता कूलर स्ट्रीट से शॉर्टकट है, फुटपाथ फॉलो करे कोई प्लेस राउंड अबाउट पर, बट अभी तक वो लोग आए कि शॉर्टकट ला रास्ता क्लियर नहीं करेंगे। 2 महीना हो गए ऑलरेडी, और लड़का वही रास्ता स्कूल जाए है, DAV गर्ल्स के आर्य समाज के लड़का वही रास्ता स्कूल जाए है, लेकिन आज तक अथॉरिटीज आए के सफा नहीं करी से। और अभी ड्राई सीजन है तो राइट है, और कुछ बोले पानी बरसे जब लड़का गिर जाए वहाँ पे, वही मट्टी में बिछला के गिर जाए, फिर लौट के जाए अपन घरे, कपड़ा चेंज करके जब फिर जाए स्कूल, तो स्कूल में टीचर्स लोगों के क्वेश्चन करे कि कैसे तुम देर में आया स्कूल। तो इतना प्रॉब्लम से इतना दफे सिटी काउंसिल के रिंग करा जाए, कोई आंसर नहीं करे, वो लोग फोन आंसर भी नहीं करे।
अगर मिनिस्टर ई काम थोड़ा करवाए दे तो लड़कन के बहुत अच्छा हो जाए, बिकॉज लड़कन के बहुत दूर पड़े स्कूल जाए, अगर वो लोग गाजी रोड घूम के जाए, गाजी रोड सवेरे इतना भारी ट्रैफिक रहे, छोटे छोटा लड़कन क्लास 1 में जाए कि गार्डन जाए, वो रास्ता वो लोग नहीं सके जाए, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया कुछ हो जो उतना छोटा छोटा लड़कन के तक पहुंची हुई। ठीक है बहन जी, हम लोग कल पता लगाएंगे कि क्या, और सुबह सिटी काउंसिल से हम बात करेंगे। प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू। आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। हेलो जी। हाँ जी साथी, बहुत जुलूम प्रोग्राम है। राम राम सीताराम। राम राम जी। हाँ जी, मिस्टर प्रसाद, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। हाँ, हम यहाँ से कोलकाता है, नमांदी है से जी। लवाले आएगा तो वहाँ पे कई प्लेस है, हम लोग के पहला घर है, कई प्लेस पे छोटा ला ब्रिज है, पहले काउंसिल बना था लेकिन वो पता नहीं कहीं रोक दिया। हम लोग के घर में एक क्रीक है, वो क्रीक के बगल में, और गंभीर पानी तो अभी मूसलाधार वर्षा हुई बहुत भारी, तो हम लोग के घर के बगल में सीधा मट्टी बहे लगा है, और रिटेनिंग है तो यहाँ पे मट्टी सब बह रहा है, और आपकी आवाज अच्छी तरह से आ नहीं रही है, थोड़ा सा ऊंचा आप बोलेंगे। हम अगर काउंसिल से कुछ अनुरोध करना है नमांदी हाइट्स में, नमांदी हाइट लवारे एवेन्यू कई प्लेस, ओके, और पहला घर है तो क्रीक के बगल में है। काउंसिल कुछ दूर कर दिया, अबाउट मे बी 7-8 मीटर्स रिटेनिंग और पानी से भी स्टॉप कर दिया, तो हम लोग के घर वहीं बगल में, नारा के बगल में, क्रीक के बगल में, तो मट्टी बहे लगा है, बहुत खराब से भी। अभी तो पानी बरसे, वो पहले का नहीं है, अभी बहुत गंभीर बरसे, कभी कभी तो पानी पुल के ऊपर चला जावे, बट वो रिसीव रह जाए। अच्छा। तो इस तरह से अनुरोध है, अगर काउंसिल के बतावे कि वो वाला कंटिन्यू करके पुल तक कर दो, या पुल जाके भी कर दो तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। हेलो जी। आप चले गए हैं रेडियो सरगम, आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम पर आमने सामने आपके लिए हम ला रहे हैं मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस की ओर से। स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो, आपका स्वागत है। हेलो हेलो जी जी, हम उमेश बात करता है ओलोलो सिंगाटोगा से। जी उमेश जी। जी, पहला पल मिस्टर प्रसाद को मैं राम राम कहना चाहता हूँ। राम राम उमेश भाई। ठीक है भाई जी, ओलोलो सिंगाटोगा सिर्फ टाउन से 3 किलोमीटर से जस्ट अवे, बगल टाउन से बाहर थोड़ा सा। लेकिन इस रास्ता की जो समस्या है काफी दिन से इतना खराब है, अभी भी इतना खराब दलदल और बड़का बड़का पोटहोल, हम कंप्लेन करते करते थक गया कुछ नहीं। और सेकेंडली वही में जो इतना भारी चौवा, वही में गोबर, और वही में स्कूल लड़कन पैदल चले। बहुत दफे कंप्लेन करके। कौन रास्ता है भाई जी? ओलो 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 जी हाँ, ओलो सिंगाटोगा एकदम टाउन से, जैसे टाउन छोड़ेगा फेस्ट लेफ्ट है हम लोग के। ठीक है, धन्यवाद। मैं कल पता लगाता हूँ। एकदम अभी भी हम एकदम घरे पहुंचा, हम टैक्सी ड्राइवर है जी। हाँ, लेकिन इतना ढेर चौवा भी हमें रास्ता में आने नहीं दे। हम फोटो का रखा था अपन पास, हमारे पास फोटो एकदम भी एकदम जी। हालत ठीक है, बहुत समस्या है हम लोग के। अगर आप इस पे कुछ करे सकता है तो बहुत भारी मेहरबानी होगा भाई जी। ठीक है भाई जी, कल हम देखते हैं इस पर। आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। हेलो जी। हेलो जी, राम राम। जय श्री सीताराम। मिस्टर प्रसाद के जी राम राम। राम राम। राम राम भाई। अच्छा, हम बात करते हैं खालसा रोड से। कालो कालो खालसा रोड। खालसा रोड, अच्छा जी। अच्छा, हम 2021 में जमीन लिया है नेटिंग लैंड से जियो लेबू, या जियो लेबू में सवानी, तो वहाँ पे 27 लोट है, सब नया लोट है। अभी वहाँ पे रास्ता उतना 21 से 24 चले लगा है, तो बताओ तब बतावे अभी या वाह ये करे वो करेगा, और कि गवर्नमेंट के ग्रांट नहीं है, नहीं मिला ये ना, तो हम लोग मनता कौन चीज की जमीन, हम 5 एकड़ जमीन है, तो 27 लोट है, उसमें किसान लोग अगर अपन काम की तो कितना भारी उपज निकली उसमें से, तो हम लोग मनता खाली उसमें रास्ता बन जावे। जियो लेबू
huni materua settlement हमारे लगे टाइटल आटर सब चीजें जमीन के तो अगर भैया जी कुछ आगे सके कार बढ़ावे हनी मतेरुआ उस जगह का नाम है गियोलीबू मेन रोड खाली हम मनता रास्ता बन जावे बस जी धन्यवाद जी धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। रेडियो सरगम पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो हेलो, राम राम आप दोनों को। जय श्री सीताराम। आपका क्या सवाल है? जी मेरा गांव में जी पानी की बहुत समस्या है और बोहल तो खुदा ने 3 साल हो गए बट अभी कुछ मरम्मत नहीं पे उस पर। कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं पापालंगी लंबासा से। अच्छा जी ठीक है बहन जी, पूरे पापालंगी की बात कर रही हो आपकी? कोई एक इलाका है वहाँ? जी पापालंगी इलाका है, पापालंगी, बतीरी, नसियालेबू। अच्छा ठीक है, हम सुन लिए। आप कितने दिन से वहाँ पर समस्या है? चली गई। आपका स्वागत है। हेलो जी। हेलो जी। जी किन से बातें हो रही? जी आपको नमस्ते। नमस्ते। और मिनिस्टर जी को भी नमस्ते मेरा। नमस्ते बहन जी। अच्छा मैं नसीनू से कॉल किया है। अच्छा मेरा सवाल है बालेलेबू हेल्थ सेंटर के बारे में, जैसे एलिया बोलिस का हेल्थ फैसिलिटी के लिए ना, तो हमारा सवाल है कि बालेलेबू हेल्थ सेंटर का जो कंडीशन है, स्पेशली विद डीलिंग विद द वॉशरूम्स एंड द क्लीनलीनेस आउट देयर, it's not really good. When we visit the hospital, people can get more sick, and it's like even the ladies' washroom, they keep it closed, and we have to use the male washroom because many times I've been admitted there at the hospital for some time, and the facility out there with dealing with the washroom and everything, it's not really good, and it's very dirty. The area, I mean, like for right throughout Balelevu Health Center, I would say it's not good at all. Thank you. हम पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है वहाँ। जी, because it's still the same, because the washroom facility and dealing with the cleanliness inside the treatment room, you go there and it's very dirty, and it's the smell over there, people can get more sick. And the sick people will go there and people will get more sick with that, all those, compared to CWM, it's way better than Balelevu Health Center. जी Thank you for raising this, Thank you. आप it shouldn't be like that. आपने सही कहा। आपका स्वागत है। हेलो जी। हेलो आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। हेलो किन से बातें हो रही है? हेलो, मेरा नाम रमेन है, मैं न्यूजीलैंड से फोन कर रहा हूँ। जी रमेन जी। अच्छा, न्यूजीलैंड compared to Fiji, I'm also a Fijian speaker, so I can talk about that. Okay. जैसे न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन है about 5, Fiji is about 1 million. अगर आप कंपेयर करो हमारा जीडीपी और फीजी का जीडीपी, Fiji GDP like it's 4.296 billion US dollars 2021 अक्टूबर। कंपेयर करो अगर न्यूजीलैंड का जीडीपी, it's about like 429 billion US dollars. So Fiji is like lagging quite a bit behind in export and generating income. इसके विषय में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? We can be at least like somewhere near to like New Zealand, but it's not the case. I think आपने सही कहा। ये फिजी और न्यूजीलैंड का जो जीडीपी का फर्क है वो बहुत है। न्यूजीलैंड बड़ा देश है, फिजी बड़ा देश नहीं है भैया। पॉपुलेशन के हिसाब से भाई आप सुन लीजिए। Only 5 times. Yeah, so what I'm saying is that you are right. I mean, the potential for Fiji to raise its GDP is always there. We've had, जैसे मैंने कहा आपसे कि कोविड से पहले contraction था, there is a history of GDP growth here. तो हमारी सरकार की जो योजना है वो टूरिज्म के अलावा, जैसे मैंने पहले कहा प्रोग्राम में कि we want to diversify agriculture पे फोकस हम कर रहे हैं। There is a huge potential for export
फ्रॉम एग्रीकल्चर। और इसके अलावा जो अन्य सर्विसेज सेक्टर्स है जैसे बीपीओ वगैरह, ये सब साथ मिलकर डाइवर्सिफिकेशन अगर बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ होता है, तो भविष्य में, और ये जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान जैसे मैंने कहा हम बना रहे हैं 3 या 5 या 20 ईयर, इसमें हमारी योजना रहेगी कि कहाँ कहाँ पर कैसे अलग अलग जगहों पर जहाँ पर बोटलनेक्स है, रुकावट है, उसको हम हटाएं ताकि जो पूंजी लगाने वाले लोग हैं वो अपना जो व्यापार है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ा सके। एंड दैट्स हाउ वी कैन इंक्रीज आवर जीडीपी। वही सभी देशों का उद्देश्य होता है, और फिजी वर्तमान में हमारी जो उद्देश्य है इस प्लान के द्वारा वही है भाई जी। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग, if you don't increase production, you won't be able to. Yeah, that's what I'm saying. That's what I'm saying. That part of the strategy in our plan would be to do that. Basically, to look at how we can diversify, how we can grow the economy, and how we can get more investment. That's on the same token, Mr. Prasad, on the same token, you were saying about like you have cancelled sales, right? There's a $615 million debt. So you are saying like now all the students are going to get scholarships awarded on a merit basis. So when you say merit basis, so will you people print off a list of the recipients and place on a public notice? And if there are concerns, which I believe will be, how you propose to deal with the issue? Because I'm thinking like with Australia. Well, I can tell you, I think you are misinformed. I just said the data that we have already now that tells it's a very good way that we have provided scholarships. It's based on merit. So what that means is, if you qualify to go and do a degree in accounting, you get a scholarship. If you qualify for to do a degree in engineering, you go and do engineering. But if you qualify to just go and have technical training, you will get support as well. So that's how we're doing it, and that allows us to plan skill development in different areas. So वो आप गलत कह रहे हो कि there is no merit. That's the propaganda that was there before. Okay, Mr. Prasad, I was going to ask you, what tools you have to measure those merit awards like? अरे भाई सिंपल बात है, आप समझ नहीं रहे हो। टूल्स क्या, जो डेटा है वो साफ है कि इतने लोग, इतने बच्चे स्कूल से निकलते हैं और इनको इस इलाके में या अलग अलग कोर्सेज में उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। That's the data and that's publicly available. Okay, so you mean to say like it will be awarded like on a merit basis and there won't be any biasness towards any student? Yeah, I don't know why you were saying this, but as I said, the data is very clear. It's a merit-based scholarship. Merit-based scholarship का मतलब वही है कि if you qualify into a particular program, you get a scholarship. It's based on mark. Yeah, that's what I'm saying. Yeah, that's how it is. Thank you. That's how you gonna measure it. थैंक यू सो मच सर, प्रोग्राम में आने के लिए और आपके सुझाव के लिए। रेडियो सरगम आप सुन रहे हैं और रेडियो सरगम पर आमने सामने आपके लिए मिला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से। स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी जी जी। मैं विमान भाई जी से पूछना चाहूंगा जी कि मेरा एक पर्सनल भी मैं हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे अपना जो नंबर है हमारे फोन पर टेक्स्ट कर दें ताकि मैं उसके बाद में बातचीत कर सकूं। मैं बता देता हूँ नंबर भाई, मेरा टेक्स्ट कर देता हूँ आपको। टेक्स्ट करना इस फोन में? ठीक है, आप टेक्स्ट कर देना। जी, आपका नंबर? मेरा नंबर 8710096 8710096। थैंक यू। 8710096। स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो जी। जी हाँ, सचिन बात कर रहे हो आपसे? जी हाँ जी, हम तो वो ये है राइट, हम डाटा सेंटा है सब खराब है। कभी कभी हम जाता हुआ चीज नहीं रहे, कभी लोग डेट चेंज कर रहे और हम लोग के पूरे
और कौन वेले जाता में तो बीच तो पता चले आज भी आज भाई साहब, आपकी आवाज अच्छी तरह से आ नहीं रही है, आप एक बार फिर हमारे पास में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू प्रोग्राम में आने के लिए, आपका स्वागत है। हेलो जी। हेलो बहन जी, राम राम। जय श्री सीताराम। हम डेनी बात करता है विरियान तहसीरी से। हाँ जी बहन जी, हमारा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम लोग खेती किसान करता है, कुछ जंगली चौहा आए कि हम लोग के सब सरकारी नुकसान कर दे, और फिर बेड़ा आदि पालता हम लोग, कुत्ता एक नुकसान कर दे, उन लोगों के बताओ तो समझते नहीं है। इसके विचार में कौन समझ सके हम लोग के सब तकलीफ बतावे। धन्यवाद भाई साहब। ये समस्या है, हमें पता है, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है इस पर कुछ काम कर रही है, लेकिन आपकी जो ये इलाका है विरिया, इसका हम नोट कर रहे हैं और देखेंगे क्या वहां पर हो सकता है। और जी यहाँ पे जी जैसे विलिया रास्ता में फंसते हो, बहुत दिन से वहाँ केलबट के पुल बनाए गए हैं क्रॉसिंग। जब भी बाढ़ चढ़ता है हम लोग यहाँ डेयरी फार्मर्स लोगों ने, वो अगर दूध थोड़ा पानी बरसे तो दूर जाते, अगर उसके 2-3 फीट ऊपर कर दोगे तो ये विरिया जितना हम लोग सेटलमेंट के सब के तकलीफ दूर हो जाएगा भाई जी। ठीक है भाई जी, धन्यवाद विषय के लिए। आपका स्वागत है। हेलो जी। हेलो हेलो। रेडियो सरगम आप सुन रहे हैं, और रेडियो सरगम पर आमने सामने प्रोग्राम आपके लिए हम ला रहे हैं। एक अंतिम कॉलर को मौका दे रहे हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो जी। मैं कॉल कर रहा हूँ नेंडी से। जी। मैं सर्वप्रथम मिस्टर बिमन प्रसाद को राम राम। राम राम भाई जी। अच्छा, मैं कॉल कर रहा हूँ नेंडी से। मैं जानना चाहता हूँ कि रोड टासिलिंग के बारे में कोई योजना है आप लोगों के? किस इलाके की बात कर रहे हो? अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ नेंडी में करेरस रोड के बारे में। करेरस रोड, राइट। सो करेरस रोड में ये बथुआ लेबू में है ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा। तो काफी हेवीली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट। अच्छा। बट कौन सी यहाँ पे हुआ है कि खाली 1 किलोमीटर रोड बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, हाँ, से लेकर खाली 1 किलोमीटर रोड तहसील बिल्कुल नहीं है। और रोड का मेंटेनेंस भी, तो जिसे अगर ड्रेनेज देखो या कुछ भी, तो उस पे भी जना कुछ अच्छा से काम तो नहीं हो रहा है। तो हम लोग खाली यही चीज एरिया के पीपल लोग जाने मांगत रहा कि काहे 1 किलोमीटर रोड। आज तक तो हम लोग के जवाब तो इला मिला भी नहीं है, और इला तहसील भी नहीं भई से, और इसके बारे में कुछ हो सके है आगे चल के। भाई जी, मैं किसी तरह से वादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इस विषय को लाए, और हम इस पर FRA और जो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको से भी बात करेंगे, देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं वहाँ। अगर उस रास्ते से वो जा रहे हैं, काम हो रहा है वहाँ, तो धन्यवाद आपको रेस करने के लिए। बट मिनिस्टर जी, आपको मैं बता दूं कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको के तो वहाँ तक तो तहसील तो है, हाँ। बट मैं कह रहा हूँ कि उससे आगे 1 किलोमीटर रोड है। अच्छा। जिसमें आज तक जैसे 1 किलोमीटर रोड होगा खाली, और वो रास्ता जा रहा है, फिर 3 मेजर स्कूल्स भी है आगे चल के, तो बस लोग भी वो रास्ता चल रहा है। जब चलता है तो बड़ा तकलीफ तो है। तो ठीक है, हम पता लगाएंगे कि क्या समस्या है वहाँ और क्या हो सकता है। धन्यवाद, आप इस विषय को लाए आज यहाँ पर। थैंक यू कार्यक्रम में आने के लिए। और बहुत देर से एक कॉलर लाइन पर है, आपको हम एक अंतिम चांस दे रहे हैं लास्ट कॉलर को। स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो जी, राम राम स्वाति। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और प्रोफेसर विमान को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते आपको। आपका सवाल क्या है?
मेरा सवाल ये है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी 1-2 साल से, लास्ट ईयर से और अभी वर्तमान काल में हम देख रहे हैं कि काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पोजीशंस को लेकर। मैं जाति भेदभाव पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है और मैं समझता हूँ कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने इनको वोट दिया है और बहुत सोच समझ कर वोट दिया है कि हमारा रक्षा करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा रक्षा नहीं हो रहा है और हम जानते हैं कि कई लोग हमसे सहमत भी होंगे। ये जो छोट बात जो लोग कर रहे हैं कि हमारा रास्ता में पानी चढ़ जाए, हमारी तो इंडिविजुअल बात करे, पूरा देश के बारे में अगर कोई बात करे। और एक हम बात करें कि हाउ सेफ इज आवर लैंड, हम लोग की जो भी नेटिव लैंड लीजेस है, हाउ सेफ, कितना सेफ है। बिकॉज अभी हम लोग कहीं जाता है, रास्ता चलते पीपल हम लोग कैसे बोले है कि तुम लोग हिंदुस्तानी है, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को बोले, गाड़ी दे हम लोग के। अभी आप लोग देखिएगा कि में रहते हो आप भाई, देखो आप आपका बात मैं सुन रहा हूँ, जैसे आप जमीन की समझ बात की है। अभी सरकार ने 218 जो नेटिव लीज है, जो ई तोके लीज है, उसका प्रीमियम तक भरा और वो रिन्यू हुआ। और अभी आपको पता होगा कि हमने सरकार ने एक लैंड टास्क फोर्स की स्थापना की है, तो ये काम हो रहा है। हमें ये नहीं पता है कि लोगों को गालियां दे रहा है। अगर कोई गालियां दे रहा है आपको तो आप पुलिस के पास जाइए, लेकिन ये नहीं कहिए। अब जैसे मैं लंबासा में था अभी, नहीं, मुझे भी बात करने दीजिए, मैं भी कॉल कर रहा हूँ पैसा भरकर। नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ जमीन की बात आपने किया। प्लीज मैं रिक्वेस्ट, नहीं, आपका मैं जवाब दे रहा हूँ जमीन वाला। हाँ, जमीन वाला मैं क्लियर कर दूं कि आप जो कह रहे थे ठीक है, मैं मुझसे सहमत हूँ, लेकिन स्वाति मैं चाहूंगा कि 1 साल 2 साल बाद फिर यही प्रोग्राम रखना और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बुलाना, तो फिर हम बनता है इस पे क्वेश्चन करें कि हाँ अगर सुधार भय है तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, अगर नहीं भय तो इट शुड बी इट्स अ पॉइंट। ठीक है, आप सही जो विषय है उसको आप रेज कर रहे हैं, इस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि जमीन की बात आपने की, तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि सरकार किया, और ये अभी तुरंत की बात है, 2 महीने की बात है। और इस पर बारीकी से जो लैंड टास्क फोर्स है ये सब काम कर रही है कि लीज जहाँ पर जिसको रिन्यू करना है वो हो रहा है। और समस्या ये तो नहीं कि ये कल की समस्या है। जमीन चाहे नेटिव लैंड है चाहे फ्री होल्ड है, कुछ लोग फ्री होल्ड में भी बसे, वहाँ पर भी समस्या है, कुछ क्राउन लीज की समस्या है। तो सरकार इसीलिए भाई साहब ये टास्क फोर्स किया है। और जो पहले आपने बात किया है कि ये यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं मालूम कि कौन यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो, 3 यूनिवर्सिटी है। अगर ऐसा कुछ है तो आप जाइए, लिख कर बताइए, उस एजुकेशन मिनिस्ट्री को बताइए या हमारे पास चिट्ठी लिखिए। आप ऐसे अगर जनरल बात करेंगे कि मैं कोई यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है आपने रेस किया, लेकिन आप मुझे लिख कर बताइए या किसी तरह से एग्जाम्पल दीजिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं। आप हमें आश्वासन दे सकते हैं कि विक्टिमाइज नहीं होंगे अगर आपके बिल्कुल कोई विक्टिमाइज नहीं कर सकता आपको। अगर आप सही कह रहे हो, सच्चाई है, तो आप खुलेआम हमें बताइए या एजुकेशन मिनिस्ट्री को बताइए या वहाँ के वाइस चांसलर को बताइए। जी धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। रेडियो सरगम के साथ में आप शामिल हैं। कॉल्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन समय भी अब बाकी नहीं रहा हमारे पास में। लेकिन थैंक यू सो मच प्रोफेसर प्रसाद जी यहाँ पर आने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमें प्रदान करने के लिए। और जाने से पहले आप कोई संदेश देना चाहते हैं? स्वाति जी, ये जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान हम बना रहे हैं, ये बहुत ही विशेष योजना देश के लिए रहेगा, 3, 5 और 20 वर्षों के लिए। और हम चाहते हैं कि जितने लोग इस पर अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो विचार है, जो सलाह है,
वो देना चाहते हैं दे सकते हैं। और यहाँ से जो कंसल्टेशन की डेट्स है, शेड्यूल्स है, कहाँ पर होगा, लंबा सा वेस्टर्न में, सेंट्रल में भी हो रहा है। तो हम लोगों से मांग करेंगे कि जिस इलाके में हमारे टीम जाते हैं वहाँ पर वे आए, और जो समस्या है उसके अलावा जो उनकी विचार है कि उनके इलाके में या इस देश की अलग अलग जगहों पर पूरे देश के लिए सुझाव दे सकते हैं, ये अच्छी मौका है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सही रूप से ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और खुलेआम अपनी जो विचार है वो प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ और आमंत्रित कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी उनको मौका मिले जाएं और अपनी जो विचार है उसको दें। बिल्कुल, धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए और आपके समय के लिए और इतनी सारी जानकारी हमें प्रदान करने के लिए धन्यवाद। रेडियो सरगम पर आमने सामने स्वाति के साथ, जिसे आप तक ला रहे हैं